डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे वृष्टि। वृष्टि क्या है, वृष्टि के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम वृष्टि को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये बादल दिखाए गए हैं और ये वृष्टि होती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये ब्रोकन लाइन के रूप में, और ये आपका धरातल है। इस डायग्राम में जो भी दिया गया है उसको हम शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं। बादलों से आइस का, बर्फ का या जल की बूंदों का या इनके मिश्रण का धरातल पर गिरना वृष्टि कहलाता है। Falling of condensed water vapor on earth's surface in form of water droplets or ice is called as precipitation। संघनन में पढ़ाया गया था कि जलवाष्प संघनित हो जाता है काफी ऊंचाई पर आर्द्रताग्राही नाभिकों पर, और आर्द्रताग्राही नाभिकों पर संघनन होने के बाद बादल बनते हैं, और वो बादल जब भारी हो जाते हैं, वायु का अवरोध उन बूंदों को या हिमकणों को जब अपने उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो होल्ड कर सके, वो धरती पर गिरने लगते हैं, तो ये वृष्टि होती है। विद्यार्थियों, वृष्टि होने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले वायु ऊपर उठेगी, और वायु कैसी होगी? वो हॉट ह्यूमिड एयर, अपलिफ्टमेंट ऑफ हॉट ह्यूमिड एयर, उष्ण आर्द्र वायु ऊपर उठेगी। फिर क्या होगा? एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ एयर व्हाइल अपलिफ्टिंग, जब वायु ऊपर उठ रही होगी वो रुदोषम प्रक्रिया द्वारा ठंडी होगी। रुदोषम प्रक्रिया पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं। जब बाहर के तत्व का प्रभाव ना हो वायु के गर्म और ठंडा होने में, वो रुदोषम प्रक्रिया होती है वायु के ठंडा होने की। इसके बाद यानी पहले वायु ऊपर उठेगी, फिर वो ठंडी होगी रुदोषम प्रक्रिया द्वारा, फॉलिंग ऑफ एयर टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट, और एक ऐसा समय आएगा जब वायु ठंडी होती होती उसका तापमान ओसांक से नीचे हो जाएगा। इसके बाद ओसांक से नीचे होने के बाद कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। कहा होगा? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपन ऑन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यानी जो आर्द्रता ग्राही नाभिक है उस पर उनका संघनन हो जाएगा। संघनन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड पार्टिकल, बादल कणों का निर्माण होगा। कोलिजन ऑफ क्लाउड पार्टिकल और बादल कण आपस में मिलकर बड़ा बादल कण बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार बड़े बादल कणों का निर्माण हो जाएगा, और वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉप्स या आइस पार्टिकल बन जाएंगे, बर्फ के कण या जल की बूंदें बन जाएंगी। और जब वायु का अवरोध उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, आसमान में लटकाए नहीं रख सकेगा, तो धरती पर गिरने लगेंगे। और ये जो चीजें मैंने बताई है इसको डायग्रामेटिक रूप में यहाँ स्पष्ट किया गया है, इसको समझने का प्रयास करें। जो मैंने बताई है फैक्ट उसी का डायग्राम है। ये देखिए, इसमें ये भूपृष्ठ है, अर्थ सरफेस, यहां उष्ण आर्द्र वायु है। पहले चरण में क्या बताया था? सबसे पहले उष्ण आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है वायु। यहां थोड़ा सा इसको रेड कर लेता हूं पॉइंटर को। ये देखिए, ये उष्ण आर्द्र वायु है। उष्ण आर्द्र वायु लगातार ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठने से जो जो ये ऊपर उठेगी रुदोषम प्रक्रिया द्वारा, रुदोषम क्रिया द्वारा ठंडी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, और संतृप्त अवस्था में पहुंचने के बाद भी यदि तापमान गिरेगा, यानी उसका तापमान, वायु का तापमान ओसांक बिंदु से नीचे चला जाएगा। ओसांक बिंदु कौन सा बिंदु होता है? वह वो बिंदु होता है, वो तापमान होता है जब वायु पूर्ण रूप से जलवाष्प से या पानी से भरी होती है। मान लीजिए उसको 1 क्यूबिक मीटर में 10 ग्राम चाहिए, तो 10 ही ग्राम है, 11वां ग्राम वो नहीं ले सकती, यानी पूर्ण रूप से पानी से भरी होती। जब वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है उसे हम ओसांक तापमान कहते हैं या संतृप्त तापमान कहते हैं। उसके बाद भी यदि तापमान गिरेगा, तो उसके अंदर वो पानी, वो जलवाष्प धारण करने की क्षमता, वो भार उठाने की क्षमता नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में
जो आर्द्रताग्राही नाभिक हैं, जलग्राही नाभिक हैं या धूलिकण हैं, धूलिकणों पर उस जलवाष्प का संघनन हो जाएगा, यानी उन धूलिकणों पर वो जलवाष्प बैठ जाएगा। तो जब उन धूलिकणों पर जिसे हम आर्द्रताग्राही नाभिक या जलग्राही नाभिक भी बोलते हैं, उन पर बैठ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनको कहेंगे हम मेघकण, यानी मेघकणों का निर्माण होगा। धूलिकणों पर जो जलवाष्प बैठा है वास्तव में वो मेघकण ही है। मेघकणों का निर्माण होने के बाद असंख्य मेघकण जब आपस में मिल जाएंगे, थोड़े से और बड़े मेघकण बनेंगे, और बड़े मेघकण जब आपस में मिल जाएंगे, बहुत बड़े मेघकण हो जाएंगे। अब छोटे मेघकणों को क्या है, वायु का अवरोध इन्हें पृथ्वी पर गिरने नहीं देता, भूपृष्ठ पर गिरने नहीं देता, या छोटे मेघकण हैं इनको पृथ्वी पर गिरने नहीं दे रहा है। पर जब ये मेघकण आपस में मिलकर, मिलियंस ऑफ मेघकण आपस में मिलेंगे, तो बहुत बड़े मेघकणों का, या ये कह लिए जल की बूंदों का निर्माण हो जाएगा, और उन जल की बूंदों को वायु का अवरोध इन्हें आसमान में लटकाए नहीं रख सकता। तो वो जल की बूंदें चाहे वो द्रव रूप में या ठोस रूप में या गोलियों के रूप में धरती पर गिरेंगी, तो इस प्रकार फिर वो वृष्टि होने लगेगी। ये जो मैंने स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स यहाँ डायग्राम के रूप में मैंने स्पष्ट किए हैं। अब आगे वृष्टि के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से वृष्टि 5 प्रकार की होती है। स्नोफॉल, हिमपात, हेलफॉल लिखना था या रह गया, हेलफॉल, ओलावृष्टि, स्लिट, सहिम वृष्टि, सहिम वृष्टि, सहिम वृष्टि, ड्रीजल, बूंदाबांदी कह लीजिए, फुहार कह लीजिए, रेनफॉल, वर्षा। अब सबसे पहले हम हिमपात की चर्चा करते हैं। हिमपात उस समय होता है, इसमें पढ़ के सुना देता हूं मैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी समझना चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए, ताकि हमारी अंग्रेजी भी थोड़ा सा बार बार सुनने में इंप्रूव हो। व्हेन द एक्टिविटी ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, then water vapor in the air directly turned into solid state without passing through the liquid state। सीधी सी बात है, जब संघनन की एक्टिविटी उस समय हो जब वायु का तापमान हिमांक से भी नीचे हो, उस समय जलवाष्प द्रव के रूप में परिवर्तित हुए बिना सीधा हिम कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब हिम कण आपस में मिलकर हिमतुलों का निर्माण करते हैं और हिमतुलों की वर्षा हो, वो कहलाता है स्नोफॉल या हिमपात। हिमतुल क्या होते हैं? बर्फ के कण आपस में मिल जाए और उनमें हवा भरी होती है अंदर में, वो हिमतुल कहलाते हैं। छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपके घर से देता हूं, जैसे धुनी हुई रुई, पिनी हुई रुई या प्रोसेस्ड रुई होती है ना, प्रोसेस्ड रुई का फोहा कह लीजिए वो होता है, वो उसमें वायु भरी होती है, वो बर्फ का, वो कपास का तुल है। इसी प्रकार हिमतुल भी इसी प्रकार के होते हैं, जैसे कपास के अंदर बीच में वायु भरी होती है जो प्रोसेस्ड कपास होती है, तो इसी प्रकार हिम में ये जब हिमकणों आपस में मिल जाए और बीच में वायु भरी हो, वो हिमतुल कहलाते हैं। यानी हिमपात उस समय होता है जब संघनन का कार्य उस समय हो जब वायु का तापमान अति कम हो। अति कम का अर्थ है वायु का तापमान हिमांक से भी नीचे हो। उस समय जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस कणों में परिवर्तित हो जाता है। अनेक ठोस कण आपस में जब मिल जाते हैं तो हिमतुलों का निर्माण होता है, और जब हिमतुल धरती पर गिरते हैं उसे हिमपात कहते हैं। अब यहां डायग्राम द्वारा स्पष्ट किया गया है, ये डायग्राम को देखने की कोशिश करें। ये यहां इस बाउंड्री के अंदर एयर दिखाई गई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये एयर फुल्ली सैचुरेटेड है, पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में। बार बार मैं कहता हूं कि समझो ये संतृप्त अवस्था क्या होती है, यानी वो तापमान जिस पर वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है, यानी जलवाष्प जितने उसको धारण करने होते कर चुकी होती है, यानी और जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती, यानी उसका पेट जलवाष्प से भरा होता है, ये कह लीजिए बिल्कुल समझाने की भाषा में, समझने की भाषा में। यानी अब वायु का तापमान जब वो पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में है, यानी संतृप्त अवस्था में अधिक वो जलवाष्प नहीं ले सकती, तो
उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। और इस -2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है, तो इसके बावजूद भी यदि टेम्परेचर गिर जाए वायु का, वो ऊपर उठने के कारण गिर सकता है और टेम्परेचर हो जाए -5 डिग्री। -5 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब -2 पर जितना जलवाष्प धारण कर सकती थी ये, -5 पर उतना नहीं होल्ड कर सकती, उतना नहीं रिटेन कर सकती, उतना नहीं पकड़ सकती। तो फालतू का जलवाष्प बदल जाएगा किस रूप में? हिमकणों के रूप में। हिमकणों के रूप में क्यों बदलेगा? क्योंकि वायु का तापमान हिमांक से कम है। वायु का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें देखा फॉलिंग ऑफ एयर टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट, यानी उषांक बिंदु से कम हो गया। तो और ड्यू पॉइंट क्या है? माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में जो इसके अंदर जलवाष्प है, ये दिखाई दे रहे हैं डॉटेड डॉटेड के रूप में, डॉट्स लगाए गए हैं। तो जलवाष्प हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हिमकण आपस में मिलकर हिमतुलों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हिमतुल बढ़ने के बाद हिमतुल बढ़ने के बाद जो वर्षा होती है वो हिमपात कहलाती है। अब ये यहाँ दिखाया भी गया है कि सबसे पहले जो जलवाष्प है हिमकणों के रूप में बदलेगा। ये हिमकण बहुत छोटे होंगे। दूसरी स्टेज में अनेक हिमकण आपस में मिलेंगे, बड़े हिमकणों का निर्माण होगा, यानी छोटे हिमतुल कह लीजिए। और जब बहुत बड़े ये बड़े हो गए, ये बड़ा था, ये असंख्य बड़े हिमकण आपस में मिल गए तो हिमतुल का निर्माण हो जाएगा। और इन हिमतुलों को वायु का अवरोध आसमान में लटकाए नहीं रख सकेगा और वो हिमतुल धरती पर गिरने लगेंगे। तो इस प्रकार हिमपात होगा। दूसरा जो वृष्टि का रूप है वो हेलफॉल, ओलावृष्टि कह लीजिए। ओलावृष्टि क्या है? परिभाषित कीजिए पहले इसको। जब वृष्टि बर्फ की सख्त गोलियों के रूप में हो, वो ओलावृष्टि कहलाती है। प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट, गोल 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 जो गोलियां होती हैं बर्फ की और सख्त होती हैं, उसकी वर्षा हो तो ओलावृष्टि कहलाती है। ओले आपने देखे होंगे आपके लाइफ में कई बार गिरते हुए। ओलावृष्टि दो ढंग से होती है। पहले, कई बार बर्फ जो जल की बूंदें, इन जल की बूंदों को डायग्राम्स में ही समझने का प्रयास कीजिए। ये बादल है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, जल की बूंदें हैं। और बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया कोल्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की ठंडी परत आ गई, ये काफी मोटी, और ये जल की बूंदें थी। इन जल की बूंदों को इस वायुमंडल की परत से गुजरना पड़ा। और गुजरने में, और इस ठंडे वायुमंडल की परत में टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस लेयर का, यहां से लेकर यहां तक ये लेयर है। तो जल की बूंदें बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और धरती पर गिरेंगी। तो इस प्रकार ओलावृष्टि होगी। इन दो रूपों में, दो तरह तरीके से हो सकती है ओलावृष्टि। पहला, कई बार जब जल की बूंदों को वायुमंडल की किसी ठंडी परत को क्रॉस करना पड़ता है और उस वायुमंडल की ठंडी परत का तापमान यदि हिमांक से नीचे हो, यह -10 डिग्री सेल्सियस है, हिमांक से नीचे हो, तो ऐसी स्थिति में वो जल की बूंदें बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और धरती पर गिरने लगती है। दूसरी स्थिति ये है, इसमें डायग्राम में समझाया गया है कि जब जल की बूंदें धरती पर गिरने का प्रयास करती हैं और वो पूर्ण रूप से धरती पर नहीं गिर पाती, ये और कोई ना कोई संवहन धारा आती है और संवहन धारा उन जल की बूंदों को काफी ऊंचाई तक उछाल देती है। इतनी ऊंचाई तक उछाल देती है कि कई बार वो जल की बूंदें इतने ऊंचे चली जाती हैं कि वहां तापमान अति कम होता है, हिमांक से कम होता है, या -5 डिग्री के पास चली गई। जल की बूंदें संवहन धाराओं द्वारा उछाल दी गई या ले जाई गई ऊपर, और यहाँ इन जल की बूंदों का परिवर्तन हो जाता है बर्फ की गोलियों के रूप में और वो धरती पर गिरने लगती है। यानी पहले क्या बताया था? पहले
यदि जल की बूंदों को वायुमंडल की ठंडी परत से क्रॉस करना पड़े। दूसरे, जब जल की बूंदें धरती पर गिरने को होती हैं और संवहनीय धाराएं उन जल की बूंदों को काफी ऊंचाई तक उछाल देती हैं। इतनी ऊंचाई तक उछाल दें जब वहां का तापमान हिमांक से कम हो, -5, -2, -1 डिग्री सेल्सियस हो, तो ऐसी स्थिति में वह जल की बूंदें हिम की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और वो जब धरती पर गिरेंगी वो अ, कहलाएगी ओलावृष्टि। और कई बार परतदार ओले भी होते हैं। परतदार ओलों की स्थिति में क्या है कि जल की ये पहले क्या घटना घटी थी कि ये अ, जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरने से पहले काफी ऊंचाई तक उछाल दी गई। इसके इसके पश्चात वो बर्फ की गोलियां बन गई और बर्फ की गोलियां धरती पर गिरने लगी। पुनः फिर एक संवहनीय धारा आती है और इन बर्फ की गोलियों को काफी ऊंचाई तक उछाल देती है। काफी ऊंचाई तक उछालने के बाद जब ये बादलों के पास पहुंचती हैं, बादलों के पास जो जलवाष्प है वो जलवाष्प इन बर्फ की गोलियों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। तो ये घटना गिरने की और उछलने की कई बार होगी। जितने बार घटना होगी ये उतनी ही परत ओले की बनेगी, क्योंकि हर बार जब ऊपर उछलेगा ओला, ऊपर जाएगा, उसके इर्द गिर्द जो ये बादल हैं, बादलों में जो जलवाष्प है वो एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में एक परत के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो इस प्रकार परतदार ओलों का निर्माण होता है। परतदार ओलों का निर्माण कब होता है? जब बार बार संवहनीय धाराएं ओलों को ऊपर उछाल देती हैं भूपृष्ठ पर गिरने से पूर्व, उस समय परतदार ओलों का निर्माण होता है। यानी दो तरीके बताए हैं ओले कैसे गिरेंगे। पहला ओले गिरने का तरीका है जब जल की बूंदों को वायुमंडल की ऐसी परत से गुजरना पड़ता है जिसका तापमान 0 डिग्री या उससे कम हो, तो ऐसी स्थिति में पानी की बूंदें बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। दूसरा, जब जल की बूंदें धरती पर गिरने को होती हैं और कोई संवहनीय धारा उन जल की बूंदों को इतनी ऊंचाई पर उछाल देती है जहां का तापमान हिमांक से कम हो, तो ऐसी स्थिति में ओलों का निर्माण हो जाता है। और जब ये छालने की क्रिया बार बार में हो तो उसमें परतदार ओलों का निर्माण होता है। तीसरा है संहिमवृष्टि। संहिमवृष्टि क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन और पार्शली मेल्टेड स्नो। इट लुक्स लाइक टीनी आइस पैलेट्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यानी जब मिश्रित वर्षा हो, मिश्रित वर्षा क्या, छोटी छोटी बर्फ की गोलियां भी हो और जल की बूंदें भी हो। तो जब बर्फ, जब पानी द्रव तथा ठोस रूप में, दोनों रूपों में मिश्रण के रूप में धरती पर गिरे, वो संहिमवृष्टि कहलाती है। संहिमवृष्टि कैसे होती है? संहिमवृष्टि में कई बार संहिमवृष्टि कैसे होती है यहां प्रोसेस समझाया गया इस डायग्राम में। जब बादलों से हिमतुल धरती पर गिरते हैं तो कई बार इन हिमतुलों पर वायुमंडल की गर्म परत से गुजरना पड़ता है। यह वार्म एयर, ये ठंडी सॉरी गर्म वायु है। यहां इन हिमतुलों को ये गर्म वायु का पोर्शन आ गया, या ये कह लीजिए ये यहां इस एटमॉस्फेयर के वायुमंडल के इस हिस्से में तापमान कुछ अधिक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, यानी हिमांक से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्नोफ्लेक्स हैं, ये जो स्नोफ्लेक्स हैं ये पिघल जाएंगे और महीन बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और पुनः जब इन महीन जल की बूंदों को वायुमंडल की ठंडी परत से गुजरना पड़ता है, ये कोल्ड लेयर है, ये कोल्ड लेयर है। ऊपर भी कोल्ड है, यहाँ वार्म एयर है, यहाँ कोल्ड एयर है और कोल्ड लेयर कह लीजिए एटमॉस्फेयर की है, यहाँ गर्म ठंडी वायु है। तो ये जो
पिघली हुई छोटी छोटी महीन बूंदें थी तो बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, परंतु सारी की सारी बूंदें परिवर्तित नहीं होंगी। कुछ बूंदें कई बार जम नहीं पाती, तो इस प्रकार मिश्रण के रूप में धरती पर गिरेंगी, वो संवृष्टि कहलाएगी। यानी संवृष्टि में दोनों छोटी छोटी महीन बर्फ की गोलियां और बूंदें धरती पर पड़ती हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जब हिमतुलों के रूप में वर्षा होती है, उन हिमतुलों को कई बार वायुमंडल की गर्म परत से पार जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वो हिमतुल महीन बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो जब महीन बूंदें वायुमंडल की ठंडी परत से गुजरती हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ महीन बूंदें बर्फ की गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो मिश्रण वर्षा होगी वो कहलाएगी संवृष्टि। ये वही है सारा का सारा जो मैंने बोल दिया है। अंग्रेजी में पढ़ना चाहें इसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। अब आगे है ड्रिजल, फुहार जिसको हम कहते हैं। स्प्रे लाइक रेनफॉल ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड ड्रिजल। फुहार सुना होगा आपके, जैसे हम कई बार स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे में कई बार हम खेतों में स्प्रे करते हैं, या आजकल आपने सैनिटाइजेशन का देखा होगा, गलियों में सैनिटाइज करने आते हैं जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, या हम सुबह कॉलेज में सैनिटाइज करते हैं, तो उसमें अति महीन बूंदें स्प्रे में होती हैं। तो स्प्रे लाइक रेनफॉल, यानी स्प्रे जैसी जो रेनफॉल है, यानी ये कह लीजिए ऐसी वर्षा जिसमें बूंदों का साइज, पानी की बूंदों का साइज अति छोटा हो, वो कहलाता है ड्रिजल। इसमें पानी की बूंदों का साइज 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है। मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर तक होता है। ये साइज का अर्थ है इसका डायमीटर, इसका व्यास 0.2 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। ड्रिजल कब होती है, फुहार कब पड़ती है? जब वायु अति धीरे धीरे, अति धीरे धीरे, अति कम गति से ऊपर उठे, उस समय फुहार पड़ती है। और फुहार अक्सर जो निम्न स्तरीय क्लाउड हैं, जिनकी ऊंचाई धरती से अधिक नहीं है, जिनकी ऊंचाई धरती से 1000 फीट है, उन्हीं बादलों से फुहार गिरती है, फुहार का निर्माण होता है। आगे है रेनफॉल, जलवृष्टि। जलवृष्टि को परिभाषित कीजिए पहले। जल की बूंदों का धरती पर गिरना, बादलों से कह लीजिए, या अति काफी ऊंचाई से, वायुमंडल में काफी ऊंचाई से जल की बूंदों का, या बादलों से जल की बूंदों का धरती पर गिरना जलवृष्टि कहलाता है। जलवृष्टि में जो जल की बूंदों का आकार है आधा मिलीमीटर से लेकर 6 मिलीमीटर तक होता है। 0.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक होता है। अगर 6 मिलीमीटर से ज्यादा व्यास के पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, तो वो अनस्टेबल होती हैं और वो 2, 3, 4 भागों में टूट जाती हैं। अब फुहार में कितना बताया था? 0.5 मिलीमीटर से छोटा ही होता है फुहार का साइज, और यहाँ वर्षा में बूंदों का साइज 0.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक होता है। और मैंने कहा कि 6 मिलीमीटर से अगर आकार बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वो स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं रह सकता, और वो छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे जल की बूंदों में टूट जाता है। रेनफॉल का प्रोसेस वही है जो मैं पहले समझा चुका हूं, दोबारा फिर बोल दूं। उष्ण आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, राइजिंग ऑफ ह्यूमिड एयर, उष्ण आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, कूलिंग आफ्टर राइजिंग ऑफ एयर, ऊपर उठकर ये ठंडा होगी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, आर्द्रता ग्राही कणों पर, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पर उसका संघनन होगा, बादल बनेंगे, यानी बादल कणों का निर्माण होगा, अनेक बादल कण आपस में मिलेंगे, मिलियंस ऑफ क्लाउड्स आपस में मिलेंगे, तो बड़े बादल कणों का निर्माण होगा, और वो बड़े बादल कण जब अधिक वेट गेन कर लेंगे, अधिक भारी हो जाएंगे,
वायु का अवरोध उन्हें लटका नहीं पाएगा, वो धरती पर गिरने लगे। ये प्रोसेस में डायग्रामेटिक रूप में पहले ही समझाया है था आपको। अब वर्षा के प्रकार कह लीजिए, 3 प्रकार की वर्षा होती है, और वर्षा का जो प्रकार है किस आधार पर किया गया है? वायु के ऊपर उठने की तरीका क्या है? बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ असेंडिंग ऑफ एयर, वायु के ऊपर उठने के विधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा भी कह सकते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवाती अथवा वाताग्रीय वर्षा। ये 3 प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, पहले है कन्वेंशनल कन्वेक्शनल रेनफॉल, CONVECON, स्पेलिंग यहाँ ठीक नहीं है, ये कन्वेक्शनल स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गया। कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा उस समय होती है जब संवहनीय धाराओं द्वारा गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है। संवहनीय धाराएं क्या है, ये पहले चैप्टरों में आ चुका है। यानी जब वायु ऊपर संवहनीय धाराओं के कारण ऊपर उठे, गर्म और आर्द्र वायु संवहनीय धाराओं के कारण ऊपर उठे, तो उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय इसीलिए तो नाम इसका संवहनीय है कि संवहनीय धाराओं ने उष्ण आर्द्र वायु को ऊपर उठा दिया। और जब संवहनीय धाराएं उष्ण आर्द्र वायु को ऊपर उठाती हैं, तो ऊपर उठने के साथ साथ वो वायु ठंडी होती जाती है, और प्रोसेस फिर वही है। फिर बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण होने के बाद वो वायु नीचे भी उतरती है, क्योंकि ऊपर जाकर ठंडी हो गई, भारी हो गई, भारी वायु नीचे उतरती है। और नीचे जब वायु उतर रही है, ये गर्म होती है, जो जो वायु नीचे उतरती है गर्म होकर पुनः, क्योंकि इस क्षेत्र की ओर बढ़ती है। क्यों इस क्षेत्र की ओर बढ़ी, इतना विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। वैसे इस क्षेत्र की ओर क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ कम वायु दाब है, तो इस प्रकार वायु धाराएं विकसित हो जाती हैं, लगातार वायु ऊपर उठती रहती है, बादल बनते रहते हैं, वर्षा होती रहती है। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो केवल ये लिखना है यहाँ, इस प्रकार की वर्षा उस समय होती है जब संवहनीय धाराएं उष्ण आर्द्र वायु को ऊपर उठाएं, और ऊपर उठने के बाद वायु ठंडी हो, बादल बने, वर्षा हो, तो इस प्रकार की वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा के लिए क्या चाहिए? उष्ण आर्द्र वायु चाहिए, यानी वायु में आर्द्रता होनी चाहिए। और दूसरा, उष्ण आर्द्र वायु तभी होगी जब यहां गर्म धरातल होगा, यानी गर्म धरातल और उष्ण आर्द्र वायु दो आवश्यक दशाएं हैं संवहनीय वर्षा होने के लिए। इस प्रकार की वर्षा अब ध्रुवीय क्षेत्रों में तो होने से रही, कहां होगी सोचो आप, ये होगी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, जहां लगातार धरातल गर्म होता रहता है, और धरातल के गर्म होने से उसके साथ लगती वायु गर्म होकर निरंतर ऊपर उठती रहती है। दूसरी प्रकार की रेनफॉल है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतकृत वर्षा। कई बार उष्ण आर्द्र वायु जब बहती है, अब ये समुद्र दिखाया गया है यहाँ, समुद्र के ऊपर से मान लीजिए उष्ण आर्द्र वायु बह रही है, और उस बहती हुई वायु के रास्ते में कोई ना कोई बैरियर आ गया लैंड फॉर्म के रूप में, वो कोई कटक हो सकती है, कोई एस्कारपमेंट हो सकता है, या कोई पर्वत हो सकता है। यहाँ इसमें डायग्राम में पर्वत दिखाया गया है, तो उस मजबूर होकर उस वायु को ऊपर उठना पड़ता है पर्वत ढलान के साथ साथ। और जब ये वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठकर ठंडी होती है, बादलों का निर्माण होता है, तो ऐसी जो वर्षा होती है उसको हम पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा में केवल उस ढाल पर वर्षा होती है जिस ढाल से वायु ऊपर उठ रही है, यानी पवनमुखी ढाल पर वर्षा होती है। पवनमुखी ढाल है और पवन विमुखी ढाल शुष्क रहते हैं, वहां वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पवनों ने वर्षा पवनमुखी ढाल पर कर दी, यहां मॉइस्चर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, और पवन विमुखी ढाल पर जब वायु नीचे उतरती है वो निरंतर गर्म होती जाती है,
और जब वायु निरंतर गर्म होती जाती है वो वायु वर्षा नहीं करती। यानी ये ढलान, पवन विमुखे ढलान, इनके सदा शुष्क रहते हैं। यानी पर्वतकृत वर्षा में जब पर्वत का अवरोध रास्ते में आ जाए, कोई ऊंचा और अन्य लैंडफॉर्म भी हो सकता है, कोई अन्य स्थलाकृति भी हो सकती है, रास्ते में आ जाए, उष्ण आर्द्र वायु ऊपर उठे, तो इस प्रकार जो वर्षा होती है वो पर्वतकृत वर्षा होती है। ये सारे की सारी यहाँ वही चीजें मैंने लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने स्क्रीन को रोका है। एग्जाम्पल पर्वतकृत वर्षा के आपके इंडिया से ही मैं दे देता हूं। भारत में जो पश्चिमी घाट है, अ, उधर जो वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी भाग हैं, वहां पर जो वर्षा होती है, जो पश्चिमी ढलान है पश्चिमी घाट की, इस प्रकार की ही वर्षा है, पर्वतकृत ही वर्षा है। इसके पूर्वी ढलान या पूर्वी ढलान से आगे का जो क्षेत्र है वो शुष्क रहता है। आगे है फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा उस समय होती है जब दो विभिन्न गुण धर्मों वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं, मिलकर मिलकर चक्रवातों का निर्माण करती हैं। दो विभिन्न गुण धर्मों वाली वायु राशियां कौन सी हैं? हॉट ह्यूमिड एयर, उष्ण आर्द्र वायु राशि, इधर है कोल्ड ड्राई एयर, ठंडी और शुष्क वायु राशि। जब ये दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं और चक्रवातों का निर्माण हो, और चक्रवातों के निर्माण के पश्चात वाताग्र पर वर्षा हो, इस प्रकार की वर्षा को वाताग्रीय या साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इसमें घटनाक्रम कैसे होता है? जब दो विभिन्न गुण धर्मों वाली वायु राशियां, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने के पश्चात जो ठंडी वायु राशि होगी वो भारी होती है, वो गर्म वायु राशि को धक्का देकर ऊपर उठा देती है, और वो ठंडी वायु राशि, गर्म उष्ण आर्द्र वायु राशि जब ठंडी और शुष्क राशि द्वारा ऊपर उठा दी जाती है, ऊपर जाकर वो ठंडी होती है और ठंडी होकर वर्षा करती है। इसमें वर्षा करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार की वर्षा आमतौर पर जो शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर होती है। तो ये था आपका टॉपिक, इसमें जो था उसका वृष्टि का। बार बार में जो भी मैंने लेक्चर डाले गए हैं उनको पढ़ें, और ये स्क्रीन भी आप देखते रहें बार बार में।